नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है खून का रिश्ता। गोपीनाथ जी आज काफ़ी खुश लग रहे थे। उनके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उनकी खुशी का आज ठिकाना नहीं था। गोपीनाथ जी आज खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। उनका सीना खुशी से चौड़ा हुआ जा रहा था। अपने रिश्तेदारों से बात करते हुए उनकी हंसी की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना था ही नहीं। अपने एक रिश्तेदार से बात करते करते कह रहे थे, अरे पढ़ाई में तो मेरा बेटा शुरू से ही बहुत होशियार था। पढ़ने लिखने में उसका बचपन से ही बहुत मन लगता था। पूरा दिन पढ़ाई करता था और हर कक्षा में प्रथम श्रेणी में ही पास होता था, जिससे उसे स्कॉलरशिप भी मिलती थी। जब मैंने देखा कि वह पढ़ाई लिखाई को लेकर इतना अच्छा है और उसका पढ़ने में इतना मन है, तो मैंने उसका एडमिशन शहर के बड़े डिग्री कॉलेज में करवा दिया था। मुझे पता था कि एक दिन वह मेरा नाम रोशन करेगा और ज़रूर कामयाब होगा। कामयाबी उसके कदमों को चूमेगी। आज देखो, उसने मेरे सपने को साकार कर दिया है। आज मेरे बेटे ने यूनिवर्सिटी को टॉप किया है। मेरे बेटे ने मेरे भरोसे की खूब लाज रखी है। मैं तो बहुत खुश हूँ। लो, आ गए लाड साहब अपने दोस्तों के साथ बातें करके और उनके साथ जश्न मनाकर। उनका बेटा आ गया था। अपने बेटे परवीन को आता देखकर गोपीनाथ जी ने फ़ोन रख दिया और अपने बेटे को झट से गले लगा लिया। बेटा, तूने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ। देखो तो जरा बेटा, जब से तेरा पता चला है कि तुमने यूनिवर्सिटी को टॉप किया है, तो सुबह से बधाई देने वालों की लाइन लगी हुई है और फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं। मैं तो फ़ोन रिसीव कर कर के थक गया हूँ। ऐसा कहते कहते गोपीनाथ जी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। सामने खड़ी हुई उनकी पत्नी इस तरह से उनको देख कर भाव विभोर हो रही थी। श्वेता जी भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह भी अपने बेटे की खुशी में खुश थी। लेकिन जैसे ही गोपीनाथ जी की नज़रें अपने बेटे के चेहरे पर पड़ी, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनका बेटा उनसे कुछ कहना चाहता है। इतने में ही उनका बेटा परवीन बोला, माँ, पिताजी, मुझे आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे आप दोनों को कुछ बताना है, इसलिए ज़रा ध्यान से सुनिए। हाँ, बोलो बेटा, क्या बात है? तुम क्या कहना चाहते हो? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? पिताजी, मैं कहना चाहता था कि आप तो जानते ही हो कि आज के समय में कोई अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल काम है। लेकिन बेटा, तुम्हें तो चिंता करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हुई है और तुमने यूनिवर्सिटी को टॉप भी किया है, तो तुम्हें तो अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। इसलिए तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? तुम्हें तो अच्छी नौकरी मिलना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, इसलिए तुम नौकरी की चिंता छोड़ दो। अरे नहीं नहीं पिताजी, मैं वह कह रहा था कि मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी अमेरिका के द्वारा नौकरी का प्रस्ताव भेजा गया है। अमेरिका का नाम सुनकर परवीन के माता पिता तो कुछ पल के लिए जैसे स्टैचू ही बन गए थे। वे तो खड़े के खड़े रह गए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके दिल ने थोड़ी देर के लिए धड़कना भी बंद कर दिया हो। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों ने अपने आप को कुछ संभालते हुए परवीन की माँ जी बोली, अपने बेटे परवीन के सर पर हाथ को फेरते हुए, अरे बेटा परवीन, अमेरिका में नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें तो नौकरी यहाँ भी बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। हमारे इंडिया में क्या नौकरी की कमी है जो तुम बाहर जाने की सोच रहे हो? इतना कहने की देर थी कि परवीन तो उनके ऊपर भड़क गया और बोला कि इसलिए मैं आपको यह बात बताने से डर रहा था। मुझे पता था कि आप लोग मुझे बाहर नहीं जाने देंगे और अगर मैं जाने का नाम भी लिया तो कोई ना कोई नाटक शुरू कर देंगे जिससे मैं ना जा पाऊँ। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा कितने दिनों से ही विदेश में नौकरी करने का सपना रहा है। लेकिन आज जब यह सपना सच हो रहा है और हकीकत में बदलने जा रहा है, तो क्या मैं इस मौके को गंवा दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवा सकता। कभी कभी तो ज़िंदगी में मौका मिलता है कुछ कर गुजरने का। पता नहीं फिर मुझे मौका मिले या ना मिले।
अपने बेटे की बातों को सुनकर गोपीनाथ जी और बाला देवी जी के आंखों में आंसू आ गए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा दुख नजर आ रहा था। उन्हें लगा मानो वक्त ही थम गया हो। उसी का माहौल गम के बादलों के नीचे दब गया था। वे दोनों खामोश होकर एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उन्हें अपने बेटे से दूर रहना पड़ेगा, यह ख्याल ही उनके दिल को कचोट रहा था। यह सोच कर दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। परवीन तो अपनी बात को कहकर अपने कमरे में चला गया। उस रात परवीन की माँ और पिताजी दोनों को गहरी चिंता में डूब गए थे। यह दोनों अपने उस समय को याद करने लगे। मुझे जब उनकी शादी को पूरे 12 साल के बाद उनके घर में एक नन्हा सा फूल खिला था। जाने कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने उन्हें औलाद का सुख दिया था। जाने कितने डॉक्टर वैद्य हकीम को दिखाने के बाद उनके घर में परवीन का जन्म हुआ। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था जिसकी दवा उन्होंने नहीं खाई थी, और ना ही कोई ऐसा मंदिर मस्जिद बचे जहां उन्होंने दुआ नहीं मांगी। तब कहीं जाकर उनके घर में एक औलाद की प्राप्ति हुई। परवीन के जन्म होने के बाद से लेकर अब तक की सारी यादें उनकी आंखों के सामने एक मूवी की तरह दिखाई जाने लगी। भरे गले के साथ बाला देवी जी अपने बेटे के बारे में बोली कि बचपन से तो परवीन मुझे अपनी आंखों से जरा भी ओझल नहीं होने देता था। अगर मैं उसे कहीं दिखाई नहीं देती थी तो पूरे घर को सिर पर उठा लेता था। लेकिन अपनी माँ से 2 पल की भी दूरी उसे बर्दाश्त नहीं हो पाती थी, और जैसे ही नौकरी से घर आ जाते थे और दौड़ता हुआ आकर आपके पैरों में लिपट जाया करता था और आपके पैरों को कसकर पकड़ लेता था। परवीन के पिता भी उन सब बातों को याद करके भावुक हुए जा रहे थे और कहने लगे, एक वह दिन थे और एक आज का दिन है कि जब हमारा बेटा हमें ही छोड़कर अमेरिका जाने की सोच रहा है। हमारे बेटे ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके बूढ़े माता पिता का उसके बिना क्या हाल होगा, वह उसके बिना कैसे रहेंगे, उन्हें कौन संभालेगा, इस बुढ़ापे में उनका सहारा कौन बनेगा। क्या औलाद माता पिता के बूढ़ा होने पर इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि उनको अपने माता पिता की ज़रूरत ही नहीं होती? क्या कोई औलाद इतनी स्वार्थी हो सकती है? ऐसी ही गहरी चिंताओं से घिरे हुए वे दोनों रात भर करवटें बदलते रहे। दोनों की आंखों से नींद तो जाने कितनी दूर चली गई थी। सुबह होते ही जब दोनों अपने कमरे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि परवीन तो तैयार होकर बैठा है और अपने जूते साफ कर रहा है। इससे पहले कि वह उसे कुछ पूछते, वह एक बैग में अपने कपड़े रखने लगा और अपने जूतों को भी पहन लिए। अपने बेटे को ऐसे तैयार देखकर बाला देवी जी का गला रुंध गया था। रोते हुए गले से बाला देवी जी ने पूछा, बेटा कहीं जा रहे हो क्या? तुम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो? परवीन ने जवाब दिया, हाँ माँ, मुझे पासपोर्ट बनवाने के लिए जाना है। मेरा दोस्त वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहा है, इसलिए मुझे जल्दी ही निकलना है, वरना काफ़ी लेट हो जाऊँगा। मेरे दोस्त के पिताजी पासपोर्ट ऑफिस में ही काम करते हैं, जो मेरे पासपोर्ट को बनवाने में मेरी मदद कर देंगे। मेरी उनसे बात हो गई है। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा मैं यहाँ का सारा काम निपटा दूंगा। इसी बहाने मैं अपने दोस्त के यहाँ भी घूम आऊँगा, इसलिए जा रहा हूँ ताकि अपॉइंटमेंट आने के बाद मुझे किसी भी तरह का इंतज़ार ना करना पड़े। परवीन की बात को सुनकर उसकी माँ उसके लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली गई तो उसके पिताजी ने बड़े ही प्यार से परवीन से पूछा कि बेटा एक बात तो पूछूं तो, अगर तुम बुरा ना मानो तो, क्या तुम्हारा विदेश जाना इतना ही ज़रूरी है? क्या यहाँ पर तुम्हें काम नहीं मिल सकता? तो परवीन बोला, पिताजी आखिर विदेश जाने में हर्ज ही क्या है? जितना पैसा मुझे अमेरिका में मिलेगा उतना पैसा मुझे यहाँ नहीं मिलेगा और कभी कमा भी नहीं पाऊँगा। लेकिन बेटा ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अपना घर परिवार भी होता है, अपने माता पिता भी होते हैं। अपने पिताजी की बातों को सुनकर परवीन कहने लगा, पिताजी मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर आप मेरे विदेश जाने से इतने नाखुश क्यों हैं? आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं विदेश जाऊं? मुझे भी अपना कैरियर बनाना है। अभी गोपीनाथ जी कुछ बोलने वाले ही थे, तभी परवीन ने साफ साफ शब्दों में अपने पिताजी को कह दिया कि
मैं जिंदगी भर इस छोटे से घर में नहीं रह सकता। मुझे भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं कि मैं अपने सपनों को आग लगा दूं और आपकी तरह ही एक छोटी सी नौकरी करके जीवन को बोझ बना डालूं? यह मेरी बस की बात नहीं है, यह मेरे से हरगिज नहीं होगा। इतना कहकर परवीन अपने बैग को उठाकर चलता बना। गोपीनाथ जी अपने बेटे की बातों को सुनकर पत्थर बनकर खड़े के खड़े रह गए। माँ जी तो नाश्ता लेकर अपने बेटे को पुकारती ही रह गई और बेटा बेटा करती रह गई, लेकिन परवीन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहाँ से चला गया। कुछ घंटे का सफ़र तय करने के बाद परवीन पोस्ट ऑफिस पहुँच गया था, जहाँ पर उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। वह वहाँ पर पहले से ही आ गया था। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। परवीन का दोस्त परवीन को लेकर अपने घर आ गया। परवीन के दोस्त का घर काफ़ी बड़ा था, जिससे वह अपने माता पिता और अपने भाई भाभी के साथ रहता था। परवीन के दोस्त का नाम विवेक था। विवेक ने परवीन का परिचय अपने घर वालों से करवाया। विवेक ने अपने पिताजी को बताया कि वह विदेश जाना चाहता है, इसलिए वह पासपोर्ट संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए यहाँ पर आया है। विवेक के पिताजी को शायद यह बात कुछ पसंद नहीं आई थी। विवेक के पिताजी परवीन से बोले कि बेटा परवीन, एक बात कहूँ तो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम्हें तो अपने माता पिता की इकलौती संतान हो, तुम्हें तो यहीं रहकर उन्हें संभालना चाहिए, ना कि विदेश जाना चाहिए। परवीन बोला, अंकल जी, मेरे माता पिता मुझे बहुत संघर्ष करके पढ़ाया लिखाया है, इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि विदेश जाकर मैं खूब पैसा कमाऊँ ताकि उनको सुख भरी जिंदगी दे सकूँ। एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करने के बाद उन्होंने पूछा, अपने घर में बने गेस्ट रूम में लेकर चला गया। उसका घर काफ़ी आरामदायक था। दोनों दोस्त काफ़ी देर तक एक साथ एक कमरे में बैठे रहे और बेड पर लेटे रहे। दोनों दोस्त बेड पर लेटे लेटे इधर उधर की बातें कर रहे थे और काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे। गेस्ट रूम के सामने एक और कमरा बना हुआ था, जहां से लगातार खांसने की आवाज़ आ रही थी। बात करते करते विवेक भी बीच बीच में उस कमरे में आ जा रहा था। जब विवेक उस काम से घर के बाहर गया तो परवीन ने उठकर कमरे में जाकर देखा तो वहाँ एक बूढ़े दादाजी जोर जोर से पड़े हुए खांस रहे थे। उन बूढ़े दादाजी को देखकर परवीन उनके पास चला गया और अपने हाथ से सहारा देते हुए उनको सीधा बैठा दिया और थोड़ी देर तक उनकी कमर पर हाथ फेरते रहे और उनकी पीठ को थपथपाता रहा। फिर उन्हें एक गिलास पानी भर कर दिया। उन्होंने कांपते हाथों से उस गिलास को पकड़ा। कांपने के कारण हाथों से पानी छलक रहा था। परवीन ने उनका हाथ थामकर उन्हें पानी पिलाया। उन्होंने 2-4 घूंट पानी पीकर गिलास को वापस परवीन को पकड़ा दिया। अब तक उनकी खांसी भी बंद हो गई थी। फिर परवीन ने सहारा देते हुए उन्हें वापस उनके बिस्तर पर लेटा दिया। उसके बाद से वह बुजुर्ग काफ़ी राहत महसूस कर रहे थे, तो दूसरी ओर परवीन को प्रश्न भरी नज़र से देखे जा रहे थे। परवीन उनकी नज़रों में छिपे प्रश्न को तुरंत समझ गया और बोला, अंकल जी, मैं विवेक का दोस्त हूँ और मैं आज ही यहाँ पर आया हूँ। परवीन की बातों को सुनकर बूढ़े दादाजी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उन्होंने उसे आशीर्वाद देने के लिए अपने हाथ को उठाया और अपना कांपता हुआ हाथ परवीन के सर पर रख दिया। परवीन को उनकी हालत देखकर काफ़ी अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर तक परवीन उनके पास वहीं पर बैठा रहा। उसके बाद विवेक के पिताजी वहां पर आ गए और परवीन का हाल चाल जानने लगे और अपने पिताजी को दवाई देते हुए अपने पिताजी को कहने लगे, आप कैसे हैं पिताजी? क्या आपको आज खांसी में कुछ आराम है? क्या आपकी दवाई और लानी है? तो बूढ़े दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला कि मुझे काफ़ी आराम है। अगले ही दिन जैसे ही परवीन अपने दोस्त विवेक के साथ पासपोर्ट बनवाने के लिए और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बाहर निकल गया था, दोपहर हो गई थी। फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया। अपनी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद दोनों दोस्त जब घर आए तो विवेक को पूरा परिवार उनके दादाजी के कमरे में मौजूद था। विवेक के माता पिता उसके दादाजी के पास खड़े हुए चारपाई पर बैठे थे। विवेक की भाभी उन्हें फल काट कर दे रही थी और विवेक का भाई भी अपने दादाजी की टांगे दबा रहा था। घर पहुंचते ही विवेक भी सबसे पहले अपने दादाजी के कमरे में गया उनका हाल चाल पूछने के लिए।
परवीन ने जब पूरे परिवार का प्रेम और अपनापन देखा तो बहुत प्रभावित हुआ। उसने देखा कि विवेक के माता पिता और उसके भाई भाभी और विवेक खुद भी अपने दादाजी का कितना ख्याल करता है, उनकी कितनी सेवा करता है। फिर भी उनके इस प्यार से काफ़ी प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे इतने अच्छे लोगों के बीच में रहने का सौभाग्य मिला है। साथ ही साथ यह देखकर हैरान था कि आजकल के परिवारों में तो इतनी एकता देखने को भी नहीं मिलती। परवीन भी कुछ समय निकालकर विवेक के परिवार के पास बैठ जाया करता था और उसके दादाजी की कुछ मदद कर दिया करता था। कैसे वह उन्हें जैसे पानी वगैरह देना वह या उनकी बैठने में मदद कर देना। 4-5 दिन ही हुए थे, परवीन को भी बूढ़े दादाजी से लगाव हो गया था और दादाजी का चेहरा भी उसे देखकर खिल जाता था। अपने दोस्त के घर आए हुए आज परवीन को 6 दिन हो चुके थे। आज सुबह परवीन सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके दादाजी के कमरे में काफ़ी लोग इकट्ठा हो रखे थे। परवीन भी दौड़कर उनके कमरे में पहुंच गया। सभी लोगों के साथ वहां पर डॉक्टर भी मौजूद थे जो दादाजी की तबीयत को जांच रहे थे। दादाजी की तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही थी। उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। रह रहकर दादाजी परेशान हो रहे थे। डॉक्टर के पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने कल शाम से खाना भी नहीं खाया है। परिवार के सभी लोग खामोश और मायूस होकर वहां खड़े हुए थे और दादाजी तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में सबके लिए प्यार साफ साफ नजर आ रहा था। परंतु ऐसी हालत में भी गहरी सांसों के साथ और झुर्रियों से भरे उनके चेहरे पर शांति संतुष्टि के भाव थे। इतने में विवेक के पिताजी भी अपने पिताजी के पास आकर बैठ गए। आंखों में आंसू भरे आंखों से अपने पिताजी को देखने लगे। पिताजी, क्या राम को फ़ोन लगाऊं? राम का नाम सुनते ही उनके दादाजी ने ऐसी नज़रों से उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और उनके चेहरे की संतुष्टि के भाव कहीं गायब ही हो गए थे। वे लाचार होकर थोड़ी देर तक कमरे की छत को निहार रहे थे और फिर बिना कुछ बोले अपनी गर्दन को ना में हिला दिया और फिर अपनी आंसुओं से भरी आंखें बेड की तरफ करके उनकी आंखें उनके तकियों को भी भिगो रही थी। पूरा दिन घर के सभी लोग उनकी सेवा में इधर से उधर दौड़ रहे थे, लेकिन परवीन के मन में एक ही विचार आ रहा था कि आखिर यह राम है कौन जिसे बुलाने के लिए विवेक के पिताजी बात कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका उनसे रिश्ता क्या है। यह प्रश्न परवीन के मन में लगातार चल रहा था और रह रहकर दादाजी राम का नाम सुनते ही इतने भावुक हो गए थे। क्यों उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली थी, परंतु वे फिर भी उससे मिलना नहीं चाहते थे। उस समय तो किसी से यह बात पूछना परवीन ने उचित नहीं समझा और चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन शाम को जब परवीन अपने दोस्त से मिला तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया और इस सवाल का जवाब विवेक से जानना चाहा। तो विवेक ने बताया कि राम इन दादाजी का इकलौता बेटा है। यह सुनकर परवीन चौंक गया था और फिर परवीन ने बेचैनी और उत्सुकता से विवेक से पूछा, यदि राम इनका इकलौता बेटा है तो अंकल जी इनके क्या लगते हैं? परवीन के बार बार पूछने पर विवेक कहने लगा, हम लोगों का तो दादाजी के साथ केवल इंसानियत का ही रिश्ता है, लेकिन कुछ ना होते हुए भी दादाजी हमारे सब कुछ हैं। हम दादाजी से बहुत प्यार करते हैं। यह मेरे पिताजी के टीचर हुआ करते थे जो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और बहुत ही सज्जनशील व्यक्ति थे जो सभी बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उस समय के अच्छे शिक्षकों में से एक अच्छे शिक्षक थे। मेरे पिताजी का ऐसा मानना है कि आज वह जो कुछ भी है वह केवल उनके ही कारण है। पढ़ाई की फीस भरने के लिए भी मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने बिना 1 रुपया लिए मेरे पिताजी को फ्री में ही पढ़ाया है और न केवल पढ़ाया है बल्कि पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि को भी बढ़ाया है। दोनों दोस्तों की बातें सुनकर विवेक के पिताजी भी कमरे में आ गए और परवीन को कहने लगे, परवीन बेटा, यह दुनिया बहुत खराब है। यहाँ सभी रिश्ते केवल मतलब के ही रह गए हैं। जब तक मतलब होता है इंसान की अहमियत होती है और जब मतलब निकल जाए तो रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इन्हें इनके बेटे ने ही छोड़ दिया है। वह औलाद
जिसे इन्होंने इतना पाल पोस कर बड़ा किया था और उसे कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था और पढ़ा लिखा कर उसे इस काबिल बनाया कि वह कनाडा जैसी कंपनी में एक ऊंचे पद पर काम करने लगा। लेकिन पीछे रह गए उसके बूढ़े माता पिता, जिसको उसने वहां जाकर एक बार भी नहीं पूछा और वहीं पर जाकर कनाडा की ही एक लड़की से शादी भी कर ली और वहीं अपनी घर गृहस्थी भी बसा ली। अपना घर तो उसने बहुत पहले ही बेच दिया था और अपने माता पिता को किराए के मकान में छोड़कर चला गया था। उसकी माँ तो यह सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाई थी और बेटे के जाने के थोड़े दिन बाद ही वह भगवान को प्यारी हो गई थी। अपनी पत्नी के देहांत के बाद अब उन्होंने सोचा कि उनका बेटा उनके पास आ जाएगा और उन्हें अपने साथ ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अपनी पत्नी के देहांत के बाद से तो वह बिल्कुल अकेले हो गए थे। बेटा बहू पोता पोती सब लोग कनाडा में काफ़ी खुश थे और एक अच्छी जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन यह मेरे पैरों में आकर गिर गए। पासपोर्ट ऑफिस में आकर मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे और मुझसे विनती करने लगे कि मैं उनका पासपोर्ट बनवा दूं, ताकि मैं उनका पासपोर्ट बनवाकर उन्हें उनके बेटे के पास विदेश भेज सकूं। जब उन्होंने अपने गुरुजी को अपने पैरों में गिरा हुआ देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और अपने आप पर काफ़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई और अपने पैरों में गिरा हुआ देखकर मेरी तो हालत ऐसी हुई कि जिसे मैं बयां नहीं कर सकता। मैंने उन्हें उठाकर अपने पास बैठाया और उन्हें पानी पिलाकर फिर उन्हें चाय नाश्ता कराया और उनके बेटे को फ़ोन लगाया। राम ने फ़ोन उठाया तो यह कहकर टाल दिया कि वह थोड़े दिनों के बाद अपने पिताजी को लेकर आ जाएगा, लेकिन वह दिन आज तक नहीं आया। गुरुजी आज तक अपने बेटे का इंतजार ही कर रहे थे, लेकिन उनका बेटा तो उन्हें भूल ही गया था। लेकिन मैंने अपने गुरुजी को अकेला छोड़ना सही नहीं समझा और उन्हें अपने घर में लेकर आ गया और मुझे पिता समान अपने गुरु का आशीर्वाद मिल गया। मेरे पिताजी नहीं थे, मुझे पिता मिल गए थे और मेरे बच्चों को उनके दादाजी मिल गए थे, जिससे मेरा परिवार पूरा हो गया था। इसलिए मैं उन्हें पिताजी कहकर बोलता हूँ। परवीन उनकी बातों को सुनकर अचंभित हो गया था और एक टकटकी लगाकर विवेक के पिताजी को देख रहा था। वह सोच रहा था कि यह लोग कितने भले इंसान हैं। इन लोगों ने तो इंसानियत का फर्ज निभाने में सारी हदें ही पार कर दी हैं। काश भगवान हर किसी को ऐसी ही संतान दे कि पूरी धरती स्वर्ग बन जाए। एक और तो परवीन बूढ़े दादाजी के प्रति और उसके परिवार के प्रति इतना अपार प्यार देखकर काफ़ी संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, लेकिन दूसरी ओर एक निर्दयी बेटे का परिचय दे रहा था। उसका हृदय अंदर तक परेशानी के दलदल में पूरी तरह धंसता हुआ जा रहा था। यह सब बातें करके विवेक के पिताजी वहाँ से चले गए। तभी परवीन और विवेक आपस में बातें ही कर रहे थे कि दादाजी के कमरे से रोने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर किसी अनहोनी की आशंका से विवेक और उसके पिताजी दादाजी के कमरे की तरफ दौड़ पड़े। यह देखकर परवीन वहीं सुन खड़ा रह गया, फिर अपने आप को कुछ संभालते हुए दादाजी के कमरे में चला गया। देखा तो उसने दादाजी को उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, उन्हें अत्यधिक तकलीफ हो रही थी। उनकी आंखें खुली की खुली थी और विवेक के पिताजी उनके हाथों को अपने हाथों में लिए हुए बैठे थे और दादाजी की तरफ अश्रु भरी आंखों से देख रहे थे। तब तक परिवार के बाकी लोग भी उनके कमरे में आ गए थे। भैया उनके पैरों को सहलाने लगे और विवेक की मम्मी उनके मुंह में गंगा जल की बूंदें डाल रही थी। लेकिन आज तो दादाजी अपनी आंखें ही नहीं खोल रहे थे। उन्होंने बहुत ही मुश्किल से अपने दोनों हाथों को जोड़कर वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम किया। उसके बाद अचानक से दादाजी के हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई और उनकी गर्दन एक तरफ लटक गई। अपने सभी शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त होकर आज दादाजी इस निर्दयी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने की तैयारी की जाने लगी और पूरी साजो सजावट के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनकी अंतिम यात्रा पर ले जाया गया। वहां उपस्थित सभी लोगों की भीड़ से शमशान घाट भरा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि इस भीड़ में भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिससे उनका खून का रिश्ता हो। वहां उपस्थित सभी लोग
केवल इंसानियत के नाते उन्हें विदाई देने आए थे। और सबसे बड़ी विडंबना की बात तो यह थी कि जिन लोगों के साथ उनका खून का रिश्ता था वह लोग तो वहाँ उपस्थित ही नहीं थे। ऐसा अपना कोई जो उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हो, ऐसा कोई नहीं था। आज तो यह दुनिया से भी जा चुके थे, लेकिन अगर उन्हें खबर होती भी तो शायद उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फ़र्क पड़ता ही तो क्या वह आज ऐसी स्थिति में इस संसार से जाते। विवेक के साथ और उसके पूरे परिवार के साथ परवीन भी आज बुजुर्ग के भाग्य पर आंसू बहा रहा था। परवीन के दुख की कोई सीमा ही नहीं थी। उसके दिल के किसी कोने में दबी उसकी कोमल भावनाएं पत्थर हो चुकी थी, उसके दिल को पिघालने लग गई थी। अंतिम यात्रा में जाते हुए दादाजी के चेहरे में परवीन को अपने पिता का चेहरा नजर आ रहा था, और वह चेहरा नजर आते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हो गया था कि क्यों उसके माता पिता उसके विदेश जाने की बात सुनकर पत्थर हो गए थे और एक पत्थर की तरह खड़े खड़े देख रहे थे। और क्या वह उसके सामने विदेश न जाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे और विदेश न जाने के लिए मना कर रहे थे। सारी विधियां पूरी हो चुकी थी और चीता को अंतिम अग्नि देना बाकी था। यह काम भी विवेक के पिताजी द्वारा किया गया। चीता की जलती हुई अग्नि में रह रहकर उसे अपना बचपन नजर आ रहा था। बूढ़े पिताजी की अंतिम विदाई के साथ साथ परवीन भी अपने माता पिता के प्रति कड़वाहट को अंतिम विदाई दे चुका था। उसके दिल में अपने जन्मदाता के प्रति प्यार टूट पड़ा था। इस समय परवीन के फ़ोन की घंटी बजी। परवीन ने देखा कि उसके पिताजी का फ़ोन है। अपने आप को संभालते हुए परवीन ने फ़ोन को उठाया तो परवीन के पिताजी की करुणा भरी आवाज़ और वेदना से सरोवर आवाज़ परवीन के कानों में पड़ी, और उस वेदना भरी आवाज़ में उन्होंने परवीन को कहा कि बेटा, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। इतना वाक्य सुनने की देर थी कि परवीन की आंखों से तो आंसुओं का झरना निकल पड़ा। फूट फूट कर रोने लगा और कुछ बोल भी नहीं पाया, और तुरंत ही उसने फ़ोन को रख दिया। उसके ठीक 3 घंटे बाद परवीन स्टेशन पर पहुंच गया था। उसका दोस्त विवेक उसे छोड़ने आया था। परवीन ने उसे भरे गले के साथ विदा किया और परवीन ने अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुमने मुझे अपने घर में रहने का मौका देकर उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, जिसका बदलाव वह जिंदगी भर नहीं चुका सकता। रहकर उसे ऐसा कुछ मिल गया था जिससे वह दूर दूर तक वाजिब नहीं था। विवेक के घर में रहकर ही परवीन को परिवार शब्द का मतलब समझ आया। थोड़ी देर में ट्रेन भी आ गई थी। परवीन अपने घर को निकल गया। ट्रेन में बैठे बैठे परवीन गुमसुम बैठा हुआ खोया खोया सा लग रहा था, जाने किन ख्यालों में खोया था। तो उसका ध्यान सामने वाली सीट पर बैठे हुए एक छोटे से बच्चे की तरफ आकर्षित हुआ। वह तरह तरह की नौटंकी कर रहा था और उसकी माँ उसे देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। अब कभी वह बच्चा भागने लगता, कभी कुछ इतराने लगता और उसकी माँ उसे संभालने लगती। कभी वह गोद में चढ़कर बैठ जाता और कभी उतर जाता। ट्रेन के कुछ घंटे के सफ़र में उसने देखा कि उसकी माँ उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे रही थी और एक टकटकी लगाकर उसी को निहार रही थी और उससे ध्यान नहीं हटा रही थी। यह सब देखकर परवीन को अपनी माँ का निश्चल प्रेम याद आने लगा। अब तो परवीन अपने भविष्य का फैसला भी ले चुका था। उसने अपने मन से विदेश जाने का सपना हटा दिया था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसके चेहरे पर तेज हवाएं आकर ऐसे लग रही थी जैसे वह उसे प्यार से सहला रही हो और उसके फैसले की सराहना कर रही हो। उसके साथ ही उसके दिल में अपने माता पिता के प्रति अपार प्रेम बढ़ता जा रहा था। जीवन का अर्थ तथा मूल्य को और भी अधिक गहराई से महसूस कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि माता पिता के बिना रहना उसका कितना गलत निर्णय था। थोड़ी देर के बाद जब परवीन अपने घर के बाहर तक आ गया तो वह खड़े होकर पहले अपने घर को निहारने लगा, अपनी गली को निहारने लगा और बड़े ही गौर से इधर उधर देख रहा था। लेकिन फिर से सोचने लगा कि यह तो वही घर है जहाँ पर उसका बचपन बीता था। लेकिन आज जाने क्यों अपने इस घर में आकर उसे कुछ आकर्षण लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा है। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा बचपन खिलखिला रहा था। उसे वह हर बात याद आ रही थी जो उसके इस घर से जुड़ी हुई थी। उसके दिल की भावनाओं की लहरें लहरा रही थी। उसके बाद जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो अगले ही पल दरवाज़ा खुल गया।
दरवाजे पर उसके माता पिता दोनों खड़े हुए थे। परवीन ने जैसे ही अपने माता पिता की तरफ देखा तो वह देखते ही समझ गया कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके माता पिता 6 दिन में ही चिंता के कारण सूख कर आधे हो गए हैं। उनकी बूढ़ी आंखों में उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। उनकी ऐसी हालत परवीन से अच्छी देखी नहीं जा रही थी। अपने माता पिता को देखते ही उसका बैग हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वह अपनी माँ और पिताजी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन उसके माता पिता समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर परवीन को हो क्या गया है और वह ऐसे क्यों रो रहा है। उन्होंने उसे उसके रोने का कारण पूछा, लेकिन परवीन तो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसके पिताजी उसके आंसुओं को पहुँचते हुए अपनी जेब से उसका अपॉइंटमेंट लेटर निकाल कर देने लगे। परवीन ने जब वह लेटर अपने हाथ में लिया तो वह लेटर आंसुओं से भीगा हुआ था। परवीन को समझते देर नहीं लगी कि यह लेटर आंसुओं के कारण गीला नहीं हुआ। उसने तुरंत उस लेटर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे फाड़कर आंगन में फेंक दिया और बड़े ही प्यार से अपने पिता से बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैं रास्ते से भटक गया था। इतना कहकर वह अपने पिताजी से लिपटकर फिर से रोने लगा। आज इस घर में प्यार और खुशी के आंसुओं का सैलाब आ गया था, जिसमें पूरा परिवार डूब गया था। आज सही मायने में यह परिवार बन गया था और ज़मीन पर पड़े हुए उस लेटर के टुकड़े यह चीख चीख कर यह बात की गवाही दे रहे थे कि माता पिता के प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज पूरे घर में परवीन का यह एक ही शब्द गूंज रहा था, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसी शब्द की आवाज़ बार बार पूरे घर में सुनाई पड़ रही थी। जो बात परवीन के माता पिता परवीन को नहीं समझा पाए थे, वह बिना कुछ कहे अपने दोस्त के घर में परवीन समझ गया था। एक हकीकत ने उसकी आंखों पर पड़े विदेश जाने के पर्दे को उतार कर फेंक दिया था, जिससे परवीन को सही गलत की समझ आ गई थी। तो दोस्तों, हमें अपने माता पिता का सहारा जरूर बनना चाहिए। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। अगर हम उन्हें उनके अंतिम समय में अकेला छोड़ देते हैं तो यह हमारे लिए बड़े ही शर्म की बात है। अधिक धिक्कार है ऐसी औलाद पर जो अपने माता पिता को अंतिम समय में अकेला छोड़ते हैं। भगवान भी ऐसे बच्चों को कभी माफ़ नहीं करते और ना ही समाज उन्हें माफ़ करता है। तो दोस्तों, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें और मरते दम तक उनका सहारा बने। यही एक अच्छे इंसान की पहचान है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे।